अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। 15-15, 20-20 घंटे की फ़्लाइट होती है और इतने अच्छे मोटरवे हाईवे बन गए कि अब लोग लंबा ट्रैवल करने लगे हैं। 5-5 घंटे 10-10 घंटे कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे होते हैं। करचे ये कहा जाता है कि जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो हर 1 घंटे के बाद थोड़ी देर गाड़ी रोकें, नीचे उतरें, वॉक करें और उसके बाद फिर चलें। इसी तरह एरोप्लेन में भी कहा जाता है कि आप हर थोड़ी देर के बाद जो है कोशिश करें कि खड़े हो जाएं, या अगर सीट पे बैठे हैं तो सीट के ऊपर भी अपने पाँव को हरकत देते रहें। लंबी ट्रैवलिंग करने से या लंबे अरसे तक इनएक्टिव रहने से, बैठे रहने से जो पाँव की नालियाँ हैं, खून वेन जो होती हैं, उनमें ब्लड जम जाता है और ये ब्लड जमने के बाद जब इसका जो क्लॉट है ये ट्रैवल करते हुए ऊपर आता है हार्ट पे और फिर लंग की जो खून की नालियाँ हैं, फेफड़ों की जो नालियाँ हैं, उनमें आके फंस जाता है। इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। आज ही हमारा ये टॉपिक है क्योंकि हाईवेज़ बहुत कॉमन हो गए हैं और ये प्रॉब्लम भी कॉमन हो गई है। अमूमन चूँकि ये प्रेजेंट करती है हार्ट अटैक के साथ, तो कार्डियोलॉजिस्ट को भी बुलाया जाता है कि यही समझाया जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है। तो इसमें कुछ वाक़यात भी हैं जो पेशेंट से रिलेटेड, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे आगे और इसकी डिटेल बताऊँगा कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हार्ट अटैक से। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अमूमन जो स्टार्ट होता है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि पाँव की जो वेन्स हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट होने से होता है। अमूमन लॉन्ग ट्रैवलिंग का जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है और इसके बहुत सारे वाक़यात भी हैं कि लोग 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ट्रैवल करते हैं और जब पहुंचते हैं अपनी मंजिल पे तो उनका सांस फूलने लगता है और सीने में दर्द होने लगता है। इसके अलावा वो लोग जो जिन्हें जॉइंट की तकलीफ़ है, जोड़ों की बीमारी होती है, वो चलने फिरने से कासिर होते हैं, या फालिज के पेशेंट हैं वो अमूमन नहीं चल पा रहे होते हैं। इसी तरीके से फैमिली प्लानिंग की जो टैबलेट हार्मोन लोग ले रहे होते हैं, ख़वातीन ईस्ट्रोजन की शक्ल में, उनसे भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिनको मैंने बताया कि फालिज होता है, वो क्योंकि नहीं चल पा रहे, इनएक्टिव होते हैं। सर्जरी है, सर्जरी के बाद अब कोशिश ये की जाती है कि नेक्स्ट डे ही पेशेंट को मूव कराया जाता है, यानी कि अर्ली मोबिलाइजेशन वो बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि सर्जरी के बाद भी बहुत जल्द पेशेंट को जो है वो वॉक कराई जाती है ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है पाँव में ब्लड जमने से रोका जा सके और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचा जा सके। जब भी ये होता है कि पेशेंट को सांस फूल रहा हो, चेस्ट पेन हो, सीने में दर्द हो, पैल्पिटेशन हो और या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, तो अमूमन ये 4 बड़ी अलामात जो है हार्ट अटैक की होती हैं। यही चारों अलामात पल्मोनरी एम्बोलिज्म की भी होती हैं। तो यानी कि हर चेस्ट पेन जो है वो हार्ट अटैक नहीं होता, ये डिफरेंट भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए जब आप पेशेंट को देख रहे होते हैं तो सारी चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है कि ये हार्ट अटैक है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इनसे बचने का तरीका ये है कि जब आप एरोप्लेन में हों तो अपनी सीट पे बैठे बैठे कोशिश करें कि पाँव को हरकत करते रहें, पाँव की पोजीशन चेंज करते रहें, कभी पोस्चर चेंज करें, कभी एक साइड से बैठ जाएं, कभी पाँव ऊपर करके बैठ जाएं और कोशिश करें कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप टॉयलेट के बहाने या किसी भी तरीके से सीट से उठें, जाएं और खड़े हो जाएं। और कभी ये भी करते हैं कि पंजों के बल थोड़ी देर खड़े रहें और कभी एड़ी के बल खड़े हों। तो ये वो तरीके हैं जिनसे पाँव की हरकत जो है वो ज़्यादा होती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। एयर ट्रैवलिंग के अंदर जहाज़ में जब हों तो पानी का इस्तेमाल, शरबत या जूस वगैरह लिक्विड, ये अपने आप को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि ब्लड गाढ़ा ना हो। तो ये चंद एक एहतियात जो हैं। इसके अलावा जब आप मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हो तो कहा यह जाता है कि हर 1 घंटे के बाद आप गाड़ी रोक लें, किसी भी पेट्रोल पंप पे रोकें, वहाँ पे आप थोड़ी सी वॉक कर लें, टहल लें, चाय वाय पी लें, लेकिन हर 1 घंटे के बाद आप अपनी गाड़ी रोकें और थोड़ी सी चहलकदमी करें। तो इसी सर्जरी के बाद अगर है तो फौरी तौर पे जो है पेशेंट को मोबिलाइज कर दें। जो लोग जोड़ों की तकलीफ़ जिनको होती है और वो चल फिर नहीं पाते, उनको भी चाहिए कि वो थोड़ी सी पाँव का मसाज करा लें या उसकी हरकत करें। और प्रेशर स्टॉकिंग्स होती हैं, यानी कि जो सॉक्स होते हैं, ये पाँव को अच्छी तरीके से उसको वो बांध देते हैं स्टॉकिंग के ज़रिए, ताकि पाँव से कंप्रेशन ब्लड जो है वहाँ पे पाँव में पूल ना करे, जम ना जाए ब्लड, उसको वहाँ से मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ एहतियातें हैं जिनसे करते हुए बचा जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन तो वही होती है कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट सांस फूल रहा होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है।
इसमें भी चेस्ट पेन होता है, सीने में पेशेंट को दर्द महसूस हो रहा होता है। तो हम डायग्नोज करने के लिए जो रूटीन के टूल है, सबसे पहले ईसीजी करते हैं, यानी कि हिस्ट्री लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में अमूमन पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर है वो है या नहीं है। और दूसरे ऐसे मौके पे ज़रूर हिस्ट्री लेनी चाहिए लॉन्ग ट्रैवलिंग की, तो वो भी अमूमन मिल जाती है। फिर हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी में अमूमन हार्ट बीट ज़्यादा होती है और जो हार्ट अटैक के जो अलामात होती हैं ईसीजी में वो नहीं होती। एको में काफ़ी हद तक पिक कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि पेशेंट अगर रात में आया तो रात में एको की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, सुबह तक वेट करना पड़ता है। उस वक्त तक हम दोनों ट्रीटमेंट, एक ही तकरीबन ट्रीटमेंट है एंजाइना का भी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी, यानी कि खून पतला करना, तो वो हम कर रहे होते हैं। एको करा के देखें तो उसमें राइट हार्ट जो है वो डायलेट होता है, कभी क्लॉट भी नज़र आ जाता है, और फिर वो भी सजेस्ट कर देते हैं कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। सीटी स्कैन, सीटीपीए हम इसको कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी का जो सीटी स्कैन है उससे हमें काफ़ी कंफर्मेशन हो जाती है। पाँव का हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको डॉपलर कहते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि पाँव में अभी भी कोई क्लॉट है या नहीं है। वो भी एक एविडेंस होती है कि जब पाँव में क्लॉट है तो वही ट्रैवल करके ऊपर आया है। एक ब्लड टेस्ट होता है, डी डाइमर कहते हैं, ये इससे भी कुछ आइडिया हो जाता है। तो यानी कि वो कुछ चीज़ें हैं जो हम ये डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। यानी कि जब आप पेशेंट देखें कि सांस फूल रहा है और चेस्ट पेन है तो ये मत समझें, और ऑक्सीजन कम हो रही है, तो हर पेशेंट को ये मत समझें कि ये पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक है। एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे के अंदर हार्ट अटैक की जो पल्मोनरी एडीमा होता है उसकी पिक्चर डिफरेंट होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ज़रा पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये इससे भी हम डायग्नोस्टिक टूल्स हैं ये। अब देखना ये होता है कि जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर भी पेशेंट की ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रही है, पेशेंट क्योंकि क्लॉट फंस रहा है ऊपर जाके और जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर पेशेंट स्टेबल है और ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन से उसकी सैचुरेशन मेंटेन हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को हम देते हैं एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि खून पतला करने की मेडिसिन। तो ये खून पतला करने की मेडिसिन अमूमन शुरू में इंजेक्शन की शक्ल में देते हैं, फिर बाद में टैबलेट शुरू कर देते हैं। काफ़ी अर्से देना ही होती है, लेकिन 3 से 6 महीने तो लाजमी तौर पे देना होता है, खून पतला करना होता है, उससे ये क्लॉट पिघल जाता है। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल हो जाए, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए, तो फिर हमें कुछ इन्वेजिव काम करना पड़ता है, जिसमें जो हार्ट अटैक के दौरान जो हम खून पतला करने के इंजेक्शन देते हैं वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी देते हैं, तो उससे भी क्लॉट पिघल सकता है। इसके अलावा कुछ मैनूवर्स होते हैं, यानी कि जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, इसी तरीके से जो लंग की आर्टरी है उस तक पहुंचने के बाद पल्मोनरी आर्टरी, हम वहाँ पे ले जाके ख़ास तौर पे भी खून पतला करने का इंजेक्शन भी दे सकते हैं और उस क्लॉट को सक भी कर सकते हैं, एस्पायरेट भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो सकता हो और ये सब चीज़ें पॉसिबल ना हो या अवेलेबल ना हो, तो सर्जरी हो सकती है। सर्जरी के ज़रिए क्लॉट को निकाला जा सकता है। वो जस्ट लाइक बाईपास की सर्जरी की तरह होता है, हार्ट लंग मशीन पे पेशेंट को डाल के और वो क्लॉट रिमूव किया जा सकता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। आप खून पतला करने से लेके और फिर जो है क्लॉट को सक करने से लेके या सर्जरी करने तक, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। जबकि अगर इसकी प्रिकॉशन देखी जाए तो वो निस्बतन बहुत आसान है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हर 1 घंटे के बाद गाड़ी रोक लें, आप जहाज़ में हैं तो पाँव की हरकत करते रहें और हर थोड़ी देर के बाद अपनी सीट से 1-2 घंटे के बाद उठ के खड़े हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या जिनको ये आए दिन डीवीटी होती है या डीवीटी ऊपर फैलने का ख़तरा होता है, डीवीटी हो गई, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, कंफर्म हो गया, तो फिर इन्फिया वेना का, यानी जो नाली, पाँव से नाली जो हार्ट की तरफ आ रही है उसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा देते हैं, एक जाली लगा देते हैं, ताकि क्लॉट अगर है भी तो वो हार्ट तक पहुँचे ना, लंग तक पहुँचे ना। तो इसको इन्फिया वेना केवल फ़िल्टर कहते हैं। तो ये फ़िल्टर भी एक जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब एक वाक़े की तरफ आता हूँ कि हमारे अरब कंट्रीज से किसी एक फैमिली ने फ़ोन किया कि 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल की एक खातून थी और उनको इसी तरह सांस में प्रॉब्लम हुई, चेस्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल गए, ईसीजी हुई, ईसीजी नॉर्मल थी, एको में भी कुछ नहीं आया उनके, और लेकिन उनका सांस जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा था और ना ही चेस्ट पेन सही हो रहा था।
तो उन्होंने कहा कि जी, डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप एंजियोग्राफी कराएं। मैंने जब उनकी हिस्ट्री ली तो वो कहने लगे कि हाँ, हमने 10-12 घंटे ट्रैवल किया है नॉन स्टॉप। तो मैंने उनसे कहा कि 30 साल की फ़ीमेल ख़वातीन में कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, तो हार्ट के चांसेस होने के चांसेस बहुत कम हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जो है वो ज़्यादा देखना चाहिए। मैंने कहा अपने डॉक्टर से कहें ये मेरी बात करा दें। तो उन्होंने कहा जी, डॉक्टर कहते हैं एंजियोग्राफी करानी है। मैंने उनसे कहा, लिख के दिया कि भाई आप डॉक्टर को दिखाएं कि 30 साल की फ़ीमेल के अंदर चांसेस कम है, आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट कर लें, CTPA कर लें। वो कहने लगे नहीं जी, वो इजिप्शियन डॉक्टर हैं और वो उन्होंने कहा है कि हम तो एंजियोग्राफी करेंगे, हम CT स्कैन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भी आप खुद से CT स्कैन करा लें। वो कहने लगे इतना महंगा है यहाँ पे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मजबूरन उन्होंने एंजियोग्राफी कराई और वो नॉर्मल आई। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब तो उनसे कहें कि भाई CT स्कैन करा लें। कहने का मकसद ये है कि आपकी ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग के ऊपर कि आप कि यही वजह है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बहुत पसंद किया जाता है अरब कंट्रीज़ के अंदर, कि पाकिस्तानी यूजुअली डायग्नोसिस तक जो है वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और लॉजिकल कोई ट्रीटमेंट हो तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो है इसको पहचान के इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बस मैसेज यही है कि हाईवेज़ पाकिस्तान में भी अब बहुत अच्छे बन गए, यहाँ पे भी लोग बाय रोड ट्रैवलिंग करना शुरू हो गए हैं ज़्यादातर। तो कोशिश ये करें कि रास्ते में रुक के हर 1 घंटे के बाद और थोड़ी सी चहलकदमी कर लें।